नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको +1 की फिज़िक्स करवा रहा हूं और इसके अंदर अपने आज एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। अपने चौथा चैप्टर जो है वो लास्ट क्लास में कंप्लीट हो गया था। आज अपने पढ़ने वाले हैं 5वां चैप्टर और चैप्टर का नाम है गति के नियम। ठीक है, अपना चैप्टर कौन सा है? 5वां चैप्टर है और चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है गति के नियम। तो आज अपने पढ़ने वाले हैं गति के नियमों के बारे में। ठीक है, तो देखो पीछे जो अपने चैप्टर पढ़े हैं, जैसे गति की जो चैप्टर पढ़ा था अपनी, या सरल रेखा में गति और समतल में गति जो पढ़ा है, जो अपने सरल रेखा में गति और समतल में गति जो पढ़ा है, सरल रेखा और समतल में जो गति अपने पढ़ा है, उसके अंदर अपने क्या कर रहे थे? इसके अंदर अपने पढ़ रहे थे कण की गति के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे? कण की गति के बारे में। परंतु वहाँ अपने इस बात का जिक्र नहीं कर रहे थे कि ये जो गति हो रही है, इस गति का कारण क्या है। ठीक है, तो गति के कारण जो है, उन कारणों का अध्ययन अपने इन चैप्टरों में नहीं कर रहे थे। जो तीसरा और चौथा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें सिर्फ गति के बारे में पढ़ा था और गति के कारण जो है उनका अध्ययन अपने नहीं किया था। ये जो अपने 5वां चैप्टर है, 5वां चैप्टर जो अपने गति का नियम अपने पढ़ रहे हैं, गति के नियम, इसमें अपने क्या करेंगे? इसमें अपने उन कारणों को भी पढ़ेंगे जिन वजह से ये गति हो रही है। ठीक है, कोई कण जो है वो क्यों त्वरण युक्त त्वरित गति करता है, क्यों कण जो है वो मंदित गति करता है, इन सब के पीछे कारण क्या है, उसका अध्ययन अपने ये जो चैप्टर है गति के नियम, इसमें करेंगे। ठीक है, तो अपना ये 5वां चैप्टर का नाम है गति के नियम। तो शुरू करते हैं चैप्टर को। अपने चैप्टर की शुरुआत अपनी जो होती है वो होती है बल से। चैप्टर जो अपना ये शुरू होता है वो किससे होता है? बल से होता है। यानी जो अपना ये चैप्टर अपने शुरू कर रहे हैं, इसकी शुरुआत अपने किससे करेंगे? इसकी शुरुआत अपने बल से करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपने ये बात कर लेते हैं कि बल जो है, इस बल का मतलब क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई कण है, जैसे ये क्या है, अपने पास में कोई कण है और ये कण कौन सी अवस्था में? ये कण स्थिर अवस्था में। कोई एक कण है जो कौन सी अवस्था में है? स्थिर अवस्था में। कोई कण है, कोई वस्तु है या कोई पिंड है ये। ठीक है, कोई वस्तु, पिंड या कण कुछ भी हो सकता है। ये कौन सी अवस्था में है? स्थिर अवस्था में है। जब ये स्थिर अवस्था में है तो ये अपने आप गति करना प्रारंभ नहीं करता है। यानी ये जो वस्तु अपने पास में है, ये क्या नहीं करती? ये वस्तु स्वतः गति नहीं करती है। वस्तु को गति करवाने के लिए अपने को क्या जरूरत होती है? वस्तु को गति करवाने के लिए एक बाह्य कारक जो होता है वो उत्तरदायी होता है। यानी वस्तु की गति के लिए क्या होता है? एक बाह्य कारक जो है वो उत्तरदायी होता है। वो जो बाह्य कारक है उसी को अपने क्या कहते हैं? बल कहते हैं। या आप ये बोल सकते हो कि कोई एक वस्तु है या कोई एक पिंड है, जैसे ये क्या है? कोई एक पिंड है, ये क्या कर रहा है? एक समान वेग से गति कर रहा है। ठीक है, ये कौन सी अवस्था में? ये गति की अवस्था में। और कैसी गति कर रहा है? ये एक समान वेग से गति कर रहा है। तो ये अपने आप गति करना बंद नहीं करेगा, अपने एक बाह्य कारक होगा, उस बाह्य कारक की सहायता से अपने क्या करेंगे? इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन करेंगे। और वो जो बाह्य कारक है वो अपने क्या कहलाता है? वो बाह्य कारक कहलाता है बल। ठीक है, अब तक अपने जो बल है, बल के बारे में छोटी क्लासों में आप लोग जो पढ़ते आए हो, वो बल के बारे में क्या पढ़ते आए हो? आप पढ़ते आए हो कि कोई एक वस्तु होती है, उस वस्तु को अपने क्या करते हैं? खींचते हैं, या वस्तु को क्या करते हैं? धक्का लगाते हैं। तो उसी को अपने क्या कहते हैं? बल कहते थे। यानी अभी तक आप क्या पढ़ते आए हो? अभी तक आप लोग पढ़ते आए हो कि किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। परंतु ये इसकी आधी अधूरी परिभाषा है। केवल ये नहीं कि किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना बल कहलाता है। बल का मतलब होता है वह बाह्य कारक जो वस्तु की अवस्था में क्या करता है? परिवर्तन करता है। वस्तु की अवस्था में या स्थिति में क्या करता है? परिवर्तन करता है। वो स्थिति किसी भी प्रकार की हो सकती है। वस्तु की स्थिति में क्या करता है? परिवर्तन करता है। और ये स्थिति किसी भी प्रकार की हो सकती है। हो सकता है कण जो है कौन सी अवस्था में हो? स्थिर अवस्था में हो, और इसे बल क्या कर देगा? गति प्रदान कर देगा। हो सकता है कण जो है अपना क्या कर रहा हो? गति कर रहा हो, और बल उसे क्या कर देगा? स्थिर अवस्था में ले आएगा। ठीक है, तो बल क्या है? बल वह बाह्य कारक है जो पिंड की या वस्तु की स्थिति में
क्या करता है, परिवर्तन करता है। स्थिति किस प्रकार की हो सकती है, दोनों प्रकार की हो सकती है। हो सकता है कण जो है विराम अवस्था में हो तो बल लगा करके अपने क्या कर सकते हैं, उसे गतिशील अवस्था में लेकर के आ सकते हैं। हो सकता है पिंड जो है अपना क्या कर रहा हो, लगातार गति कर रहा हो और बल लगा करके अपने क्या कर सकते हैं, उसकी गति की अवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी काम किसकी सहायता से होते हैं, ये सभी काम जिस बाह्य कारक की सहायता से होते हैं उसी को अपने क्या कहते हैं, बल कहते हैं। ठीक है, तो किसी पिंड के वेग को परिवर्तन करने के लिए जो अपने विशेष प्रयास करते हैं वो प्रयास ही क्या कहलाता है, बल कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर अपने देखें तो गति को परिवर्तित करने वाले सभी कारकों को अपने क्या कहते हैं, बल कहते हैं। इसके अलावा मैंने ये आपको बता ही दिया कि पहले अपने क्या मानते थे, पहले अपने मानते थे कि किसी वस्तु को धक्का देना और खींचना ही क्या है, बल है। परंतु ज़रूरी नहीं है कि यही बल हो, इसके अलावा भी बल बहुत सारे होते हैं। कौन कौन से, जैसे कुछ एक की बात करें, जैसे गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल होता है जो अपने पास में गुरुत्वीय बल है, उस बल की अगर बात करें तो गुरुत्वीय बल जो होता है ये भी आप लोग पढ़ोगे आने वाले चैप्टर के अंदर, गुरुत्वीय बल। परंतु मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि गुरुत्वीय बल का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि अपने जो पृथ्वी है, पृथ्वी क्या करती है, प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे कोई एक पिंड है जिसका द्रव्यमान है, यहाँ पर एक वस्तु रखी है, अगर अपने इसे यहाँ से छोड़ दें तो पृथ्वी क्या करेगी, इसे अपनी ओर खींचेगी। ये जो बल लग रहा है इसी को अपने क्या कहते हैं, इसी को अपने गुरुत्वीय बल कहते हैं। ठीक है, यानी पृथ्वी की सतह की ओर वस्तु गिर रही है, ये किसकी वजह से गिर रही है, ये गुरुत्वीय बल की वजह से गिर रही है। ठीक है, तो अपने गुरुत्वीय बल हो गया, इसी बल को अपने गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। भी गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल अपने इसे कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, इसका मतलब है कि पृथ्वी क्या करती है, प्रत्येक वस्तु को अपनी सतह की ओर खींचती है, इसी को अपने गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय बल कहते हैं। इसके अलावा चुंबकीय बल होता है। कौन सा बल होता है, चुंबकीय बल होता है। चुंबकीय बल क्या होता है, देखो जैसा कि आप लोग देखते हो कि जो लोहे की वस्तुएं होती है उनको चुंबक क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, चुंबक जो है वो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कर लेती है, जैसे अगर ये चुंबक हो तो लोहे के छोटे छोटे कण जो है इनको ये क्या कर लेती है, अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है चुंबकीय बल के कारण। इसके अलावा विद्युत बल, विद्युत बल, विद्युत बल की अगर अपने बात करें तो विद्युत बल भी क्या है, एक प्रकार का बल है। विद्युत बल जैसे आपने देखा होगा कि जो कंघा होता है, अगर अपने क्या करें, कंघे को अपने बालों में घुमा ले, एक बार दो बार अपने बालों में फेर ले और उसके बाद अपने क्या करें, जो धूल के कण है उनकी ओर अगर अपने क्या करें, कंघे को लेकर के जाएं तो वो धूल के कणों को कंघा क्या कर लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। वो जिस बल की वजह से आकर्षित हो रहे हैं वो कौन सा बल है, वो विद्युत बल है। और जो लोहे की जो वस्तुएं हैं वो चुंबक की ओर आकर्षित हो रही है, वो कौन सा बल है, वो चुंबकीय बल है। और जो गुरुत्वीय बल है, इसका मतलब क्या बताया मैंने कि पृथ्वी क्या करती है, जो वस्तुएं होती है इनको अपनी ओर आकर्षित करती है, इसी को अपने क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बल जो है वो अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु ये कुछ एक एग्जाम्पल है जो आप लोगों को इसके अंदर याद रखने। एक अपने इसकी बात कर लेते हैं कि जरूरी नहीं है कि हमेशा भौतिक संपर्क आवश्यक हो, हमेशा भौतिक संपर्क होना आवश्यक नहीं है। ये जैसे दो वस्तुओं के मध्य क्या लग रहा है, बल लग रहा है, तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि उनके मध्य क्या हो, भौतिक संपर्क हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दो वस्तुएं जब संपर्क में आए तभी क्या लगे, इनके मध्य बल लगे। जैसे ये दो वस्तुएं, तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आए तभी बल लगे। बिना एक दूसरे के स्पर्श किए, बिना एक दूसरे को स्पर्श किए भी इनके मध्य क्या लग सकता है, बल लग सकता है। तो यहाँ से भी अपने बल दो प्रकार के पढ़ लेते हैं। एक तो अपने बोलते हैं इसके अंदर संपर्क बल, क्या कहते हैं, संपर्क बल। और एक आता है इसके अंदर क्षेत्रीय बल। एक तो आता है संपर्क बल और एक इसमें क्या आता है, एक इसी में आता है क्षेत्रीय बल। ठीक है, तो ये दो प्रकार के बल अपने इसके अंदर पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं अपने इसके अंदर संपर्क बल, एक पढ़ते हैं अपने इसमें क्षेत्रीय बल। तो संपर्क बल और क्षेत्रीय बल का मतलब क्या है, देखिए जो संपर्क बल है, जो संपर्क बल है, संपर्क बल के लिए क्या आवश्यक है, संपर्क बल के लिए आवश्यक है कि जिन दो वस्तुओं के मध्य संपर्क बल लग रहा है वो दोनों वस्तुएं क्या करती हो, एक दूसरे के संपर्क में। जैसे पेशीय बल जो अपने लगाते हैं, जो मांसपेशियों की सहायता से जैसे किसी वस्तु को अगर अपने उठाएं तो उसमें जो बल लग रहा है वो कौन सा बल लग रहा है, वो संपर्क बल लग रहा है। जो मांसपेशियों के द्वारा बल लगता है वो बल कौन सा है अपने, वो संपर्क बल होता है। एक होता है क्षेत्रीय बल। कौन सा बल, क्षेत्रीय बल।
तो क्षेत्रीय बल के लिए क्या आवश्यक नहीं है, क्षेत्रीय बल के लिए आवश्यक नहीं है कि जिन दो वस्तुओं के मध्य ये बल लग रहा है वो दोनों वस्तुएं क्या हो, एक दूसरे के संपर्क में हो। तो संपर्क बल के लिए तो आवश्यक है कि जिन दो वस्तुओं के मध्य बल लग रहा है वो दोनों वस्तुएं क्या हो, एक दूसरे के संपर्क में हो। परंतु जो क्षेत्रीय बल लग रहा है इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि दोनों वस्तुएं क्या हो, एक दूसरे से संपर्क में रखी हो। क्षेत्रीय बल की अगर बात करें तो विद्युत बल, चुंबकीय बल, ये अपने किस प्रकार के बलों की श्रेणी में आ जाते हैं, क्षेत्रीय बलों की श्रेणी में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन बलों के लिए आवश्यक नहीं है कि जो दो वस्तुएं अपने ले रखी है वो दो वस्तुएं क्या हो, एक दूसरे के संपर्क में हो। तो ये अपने इसके अंदर बलों के प्रकार आ जाते हैं, क्षेत्रीय बल वगैरह इसमें आते हैं। इसके अलावा देखो अपने नया टॉपिक आता है, वो आता है अरस्तु की भ्रांति या अरस्तु का गति का नियम। देखिए अरस्तु की गति का नियम क्या बताता है। यहाँ से गति के नियम जो वो शुरू हो जाते हैं आपके। तो सबसे पहले इसमें आती है अरस्तु की भ्रांति। अरस्तु की भ्रांति या अपने इसे बोलते हैं अरस्तु की गति का नियम, या अपने क्या कहते हैं, अरस्तु की गति का नियम। ध्यान रखना, या तो आप लोग इसे क्या बोल सकते हो, अरस्तु की भ्रांति, या अपने इसे क्या बोलेंगे, अरस्तु की गति का नियम, दोनों ही बोल सकते हैं अपने। तो अरस्तु वैज्ञानिक का नाम है अरस्तु। ये अरस्तु नाम के जो वैज्ञानिक थे, अरस्तु नाम के जो वैज्ञानिक थे, ये देखिए इन्होंने क्या बताया। जो अरस्तु नाम के वैज्ञानिक है, एक तो अपने लिखा है अरस्तु की भ्रांति। तो सबसे पहले अपने इसी की बात कर लेते हैं कि अपने ये क्यों लिखा है अरस्तु की भ्रांति और ये क्या है अरस्तु की गति का नियम। तो देखिए अरस्तु ने क्या बताया। अरस्तु ने बताया था कि किसी वस्तु को एक समान वेग की गति में रखने के लिए, या किसी वस्तु के गति को एक समान बनाए रखने के लिए, यानी एक समान वेग से गति के लिए आवश्यक है कि हमेशा उस पर क्या किया जाए, बाह्य बल आरोपित किया जाए। यानी कोई एक वस्तु है और वो क्या कर रही है, एक समान वेग से गति कर रही है, तो उसकी एक समान गतिशील अवस्था को बनाए रखने के लिए, यानी कोई एक वस्तु है जो क्या कर रही है, एक समान वेग से गति कर रही है, तो उसकी एक समान गतिशील अवस्था को, एक समान गतिशील अवस्था को, एक समान गतिशील अवस्था को, एक समान गतिशील अवस्था को बनाए रखने के लिए, उसकी एक समान गतिशील अवस्था को बनाए रखने के लिए हमेशा आवश्यक है कि उस पर क्या लगाया जाए, एक बाह्य बल लगाया जाए। यानी अरस्तु ने यही बताया था कि कोई एक वस्तु क्या कर रही है, एक समान वेग से गति कर रही है, तो उसके एक समान वेग से गति करने के लिए क्या आवश्यक है, उसके एक समान वेग से गति करने के लिए आवश्यक है कि हमेशा अपने उस पर क्या करें, एक बाह्य बल आरोपित करें। यानी उस वस्तु पर सदैव क्या लगना चाहिए, एक बाह्य बल आरोपित होना चाहिए, जिससे वो क्या कर पाए, एक समान वेग से गति कर पाए। यही क्या है, अरस्तु की गति का नियम है, और इसी को क्या कहते हैं, अरस्तु की भ्रांति कहते हैं। ये भ्रांति इसलिए कहते हैं कि वास्तव में क्या है, वास्तव में क्या जरूरी है कि वस्तु की एक समान गतिशील अवस्था को बनाने के लिए क्या बल लगाना आवश्यक है, नहीं है। अपने वस्तु पर एक बार क्या कर दे, बल लगा दे, और उसको कौन सी अवस्था में ले आए, उसे एक समान गतिशील अवस्था में ले आए, तो वो वस्तु हमेशा क्या करती रहेगी, गति करती रहेगी, हमेशा लगातार क्या करती रहेगी, गति करती रहेगी। परंतु रियल लाइफ में आप लोग देखते हो कि वस्तु को अगर आप लोग क्या कर देते हो, एक समान गति की अवस्था में ला करके छोड़ देते हो, तो थोड़ी देर बाद वो वस्तु क्या हो जाती है, रुक जाती है। वो क्यों रुकती है, वो रुकती है प्रतिरोधक बलों के कारण। किसके कारण रुकती है वो, प्रतिरोधक बलों के कारण। प्रतिरोधक बल जैसे ठोसों के मध्य क्या लगता है, घर्षण बल लगता है, और जो तरल होते हैं, तरलों के मध्य क्या लगते हैं, श्यान बल लगते हैं। ये घर्षण बल, श्यान बल, ये सभी बल क्या करते हैं, वस्तु की एक समान गति की अवस्था को रोक देते हैं। यानी ये हमेशा क्या करते हैं, ऊर्जा की हानि करवाते हैं, जिससे अपनी वस्तु जो है वो एक समान गतिशील अवस्था को बनाए नहीं रख पाती। इन बलों के कारण क्या है, अपना जो पिंड है वो गति करते करते जाकर के क्या हो जाता है, रुक जाता है। यानी अपना पिंड जो है वो रुकता है, किस कारण रुकता है, वो घर्षण और श्यान बलों के कारण रुकता है। अगर घर्षण बल
और श्यान बल नहीं लगते तो अपने बाह्य बल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। एक बार अगर अपने उसे गतिशील कर देते तो वस्तु अपनी क्या रहती, हमेशा गतिशील रहती। ठीक है, तो अरस्तु की भ्रांति क्या थी इसमें, अरस्तु ने ये बताया था कि एक समान गतिशील अवस्था बनाए रखने के लिए अपने किसकी जरूरत पड़ेगी, हमेशा बाह्य बल की जरूरत पड़ेगी। अगर बाह्य बल नहीं लगाओगे तो वस्तु की एक समान गतिशील अवस्था नहीं रह पाई। परंतु वास्तव में यहाँ क्या है, वास्तव में जरूरी नहीं है कि अपने क्या करें, बाह्य बल लगाएं। अपने बाह्य बल क्यों लगाते हैं, अपने बाह्य बल लगाते हैं इन सभी के कारण। अगर वहाँ पर घर्षण बल, श्यान बल नहीं लग रहे होते तो अपनी वस्तु जो है वो हमेशा क्या करती, अपनी वस्तु जो है वो हमेशा गतिशील बनी रहती। ठीक है, जैसे कि अपने एग्जाम्पल की बात करें तो अपने पास में क्या है, एक कोई बॉल है। ठीक है, अपने इस बॉल को क्या कर दें, इस बॉल को लेकर के कहीं पर, जैसे ये बर्फ़ का टुकड़ा है, यदि इस बॉल को बर्फ़ के टुकड़े पर अपने लुढ़काएं और इसी बॉल को अपने क्या करें, पत्थर पर लुढ़काएं, तो ये इस पर तो ज़्यादा दूरी तक जाएगी और इस पर ये क्या होगी, थोड़ी दूरी पर जा करके रुक जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा है वहाँ पर लगने वाले घर्षण बल की वजह से। घर्षण बल के कारण क्या हो जाता है, घर्षण बल और श्यान बल, इन बलों के कारण वहाँ पर क्या है, अपनी बॉल जो है वो जा करके रुक जाती है। इन सभी का कारण जो है वो अरस्तु के नियम से नहीं मिलता कि यहाँ ये देरी से रुकती है, यहाँ ये जल्दी रुक जाती है। जैसे ये बर्फ़ पर है और ये किस पर है, पत्थर पर है, तो बर्फ़ पर ये देरी से रुकती है और पत्थर पर जल्दी रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसकी व्याख्या जो है वो अपने अरस्तु के नियम की सहायता से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वैसे आपको ये बस नियम याद रखना है कि एक समान गतिशील अवस्था को बनाए रखने के लिए सदैव एक बाह्य बल की आवश्यकता होती है। ये क्या है, अरस्तु की गति का नियम है और ये क्या है, अरस्तु की भ्रांति है। और रियल में वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर ऐसा हो रहा है क्यों, घर्षण और श्यान बलों के कारण। अगर ये बल नहीं लगते तो वस्तु जो है वो एक समान वेग से हमेशा गति करती रहती, अपने बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपने बात करते हैं जड़त्व के नियम की। ठीक है, अगर अपने जड़त्व के नियम की बात करें तो देखिए जड़त्व का नियम क्या होता है। तो ये अरस्तु की भ्रांति थी और आपको पता है कि अगर आदर्श अवस्थाएं हो, अगर आदर्श अवस्था आपने लें तो वहाँ ना तो घर्षण बल लगेगा और ना ही श्यान बल लगेगा। यानी अगर आदर्श अवस्था की बात की जाए तो आदर्श अवस्था में घर्षण बल और श्यान बल दोनों नहीं लगते हैं। आदर्श अवस्था में अपना पिंड जो है वो लगातार क्या करता रहेगा, गति करता रहेगा। ठीक है, तो अब अपने आता है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम यह अपने इसे बोलते हैं गैलीलियो की गति का नियम। टॉपिक है अपने जड़त्व का नियम। जड़त्व के नियम के बारे में सबसे पहले बताया था अभी गैलीलियो नाम के वैज्ञानिक ने। जो गैलीलियो थे उस गैलीलियो ने क्या किया था, जड़त्व का नियम दिया था। देखिए गैलीलियो ने क्या बताया था, गैलीलियो ने एक एग्जाम्पल दिया था जिसकी सहायता से गैलीलियो ने अपने नियम को स्पष्ट किया। जैसे ये क्या है, अपने पास में कोई एक समतल है। ठीक है, इस समतल पर उसने क्या किया, दो पृष्ठ लिए, जैसे एक इस ओर है एक इस ओर है। ये जो ऊंचाई है ये कितनी है, h है, और ये ऊंचाई जो है ये ऊंचाई भी कितनी है, h है, समान ऊंचाई है। ठीक है, और ये झुकाव जो है ये भी क्या है, दोनों के लिए समान है। यहाँ से उसने क्या किया, एक बॉल को छोड़ दिया। ये जो कंडीशन A, B और C है, इस A कंडीशन से एक बॉल को उसने क्या कर दिया, लुढ़का दिया। ये बॉल यहाँ पहुँची, फिर ये यहाँ पहुँचती है, फिर ये यहाँ पहुँचती है और फिर ये यहाँ पहुँचती है। यानी गैलीलियो ने क्या किया, एक बॉल को लिया और एक जो पृष्ठ था, जो तल है, उस तल के ऊपर से बॉल को क्या कर दिया, लुढ़का दिया। नत तल है, नत तल से बॉल लुढ़कती हुई कहाँ पहुँचती है, इस पॉइंट पर पहुँचती है। ये जितनी ऊंचाई से आई है, h ऊंचाई से आती है, तो अपने देखते हैं कि ये इतनी ही ऊंचाई तक आगे ऊपर चढ़ती है। यानी इस पृष्ठ से उतर करके बॉल ये जो अपने तल है इस पर जा करके चढ़ती है और ये कितनी ऊंचाई तक जाती है, ये h ऊंचाई तक ही जाती है। जितना समय इसे यहाँ से A से B तक आने में लगाए उतना ही समय इसे B से C तक जाने में लगेगा। अगर ये झुकाव समान है तो ये जो दूरी तय करेगा h ऊंचाई तक, तो ये दूरी और ये दूरी भी क्या आती है, अपने बराबर आती है। नेक्स्ट प्रयोग के अंदर गैलीलियो ने क्या किया, नेक्स्ट प्रयोग के अंदर गैलीलियो ने ये A था, ये B था और इस पृष्ठ को थोड़ा ज़्यादा झुका दिया। ठीक है, इस पृष्ठ को क्या कर दिया, इसकी तुलना में थोड़ा ज़्यादा झुका दिया और ज़्यादा झुका करके इसे ले गया फिर से कितनी ऊंचाई पर, h ऊंचाई पर फिर से
ले गया और फिर से बॉल को क्या किया, यहाँ से लुढ़काया, बॉल यहाँ से यहाँ पहुँची और फिर ये कहाँ पहुँचती है, ये बॉल पहुँचती है पॉइंट सी पर, यानी ए से बी और बी से कहाँ पहुँचती है, सी पहुँचती है। और कितनी ऊंचाई तक जाती है, फिर से एच ऊंचाई तक जाती है। फिर से एच ऊंचाई तक जाते समय अब की बार ये जो दूरी तय करेगा बी सी, ये दूरी क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी ये जो दूरी है ये दूरी क्या होगी, इस तुलना में इसकी तुलना में ज़्यादा होगी। ये जो दूरी है ए बी, इसकी तुलना में ये दूरी क्या होगी, ज़्यादा होगी। समय भी क्या लगेगा, इसे ज़्यादा लगेगा। कितनी ऊंचाई तक जाने के लिए, एच ऊंचाई तक जाने के लिए। ठीक है, ये अपने आदर्श अवस्था की बात कर रही है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँची और यहाँ से यहाँ तक पहुँची, यानी एच ऊंचाई तक, फिर से ये एच ऊंचाई तक जाएगी तो ये ज़्यादा दूरी तय करेगी, समय भी क्या लगेगा, इसे ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट प्रयोग के अंदर उसने क्या किया, उसने ये किया कि इस तल को तो वहीं पर रखा उतने ही झुकाव के साथ में एच ऊंचाई तक, और ये जैसे ए और बी लिखता हूँ मैं, और इसे इसने क्या कर दिया, दूसरे तल को बिल्कुल प्लेन कर दिया। जैसे ये झुकाव कम कर रहा था, इसे बिल्कुल सीधा कर दिया। तो अब उसने देखा ये बॉल यहाँ पहुँचती है, यहाँ पहुँचती है, यहाँ पहुँचती है, और ये लगातार क्या करती जाती है, आगे से आगे गति करती जाएगी। ये कभी नहीं रुकेगी, ये लगातार क्या करती जाएगी, गति करती जाएगी। ये लगातार गति करती हुई जाएगी। कब तक चलेगी ये, जब तक ये एच ऊंचाई को पार, एच ऊंचाई तक आगे ना पहुंच जाए, यानी एच ऊंचाई तक ये जब तक नहीं पहुंचेगी, ये तब तक क्या करती रहेगी, गति करती रहेगी। और आपको पता है अगर मैं इसको सीधा कर दूंगा तो अनंत पर तक ये क्या करती रहेगी, एक समान वेग से चलती रहेगी। यानी अगर अपने कोई बाह्य कारक इस पर प्रभावित नहीं कर रहा है, घर्षण बल, श्यान बल वगैरह अगर यहाँ नहीं लग रहे हैं, तो आदर्श अवस्था में ये बॉल जो है वो कितनी दूरी तय कर जाएगी, अनंत दूरी तय कर जाएगी, और ये लगातार क्या करती रहेगी, गति करती रहेगी। ठीक है, इससे अपने निष्कर्ष निकलता है कि अगर कोई वस्तु घर्षण रहित समतल पर नियत वेग से गति करती है तो वह नियत वेग से क्या करती रहेगी, गतिशील अवस्था में रहेगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर अपने देखें तो पिंड का वेग धीरे धीरे कम होता है और अनंत पर रुक जाती है। क्यों? क्योंकि घर्षण बल और अन्य बल जो है वो वहाँ क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं। ठीक है, तो अन्य बल जो है वो यहाँ पर क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं। ये तो अपनी आदर्श अवस्था है। अगर प्रतिरोध वगैरह, प्रतिरोध का मतलब हो गया प्रतिरोधक बल, जैसे घर्षण बल हो गया, श्यान बल हो गया, अगर ऐसे बल यहाँ नहीं लगते हैं तो ये लगातार जो है वो गतिशील अवस्था में रहेगी। परंतु वास्तव में क्या होता है, वास्तव में ऐसा नहीं होता है। लगातार जो है घर्षण बल, श्यान बल वगैरह लगते हैं, प्रतिरोधक बल लगते हैं, जिसकी वजह से इसकी गति जो है वो आगे जा करके रुक जाती है। ठीक है, तो इससे गैलीलियो ने क्या किया, ये निष्कर्ष निकाला कि अपने पास में जो भी वस्तु होती है वो अपनी अवस्था परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। यानी अगर कोई वस्तु एक समान गति की अवस्था में है तो वो क्या करती है, अपनी एक समान गति की अवस्था को बनाए रखती है। कब तक बनाए रखती है, जब तक कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। यानी अगर कोई एक वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है तो वो लगातार क्या करती रहेगी, एक समान वेग से गति करती रहेगी। कब तक, जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाए। इसी प्रकार से जो वस्तु विराम अवस्था में है, जो वस्तु विराम अवस्था में है वो हमेशा कोशिश करेगी कि वो कौन सी अवस्था में रहे, विराम अवस्था में रहे। कब तक रहे, जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। यानी जो वस्तु गतिशील अवस्था में है वो कोशिश करेगी कि हमेशा कौन सी अवस्था में रहे, गतिशील अवस्था में रहे, और जो वस्तु विराम अवस्था में है वो हमेशा कोशिश करती है कि कौन सी अवस्था में बनी रहे, विराम अवस्था में बनी रहेगी। कब तक बनी रहेगी वो, जब तक उन पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। इसी को कहा जाता है जड़त्व। वस्तुओं के इस गुण को अपने क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। यानी जड़त्व क्या है, जड़त्व वस्तुओं का एक गुण है जो अवस्था परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। अगर आपसे पूछा जाए जड़त्व के बारे में तो आप लोग बता दोगे कि जड़त्व एक वस्तुओं का गुण है जो अवस्था परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है, अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। आप लोग यहाँ से क्या बोल सकते हो, आप लोग बोल सकते हो जड़त्व वस्तुओं का एक गुण है और जड़त्व के कारण वस्तु जो है वो अपनी अवस्था परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। ठीक है, और जड़त्व की वजह से जो वस्तु एक समान गतिशील अवस्था में, वो एक समान गतिशील अवस्था में बनी रहेगी, और जो वस्तु विराम अवस्था में है वो वस्तु क्या करती रहेगी, विराम अवस्था में बनी रहेगी। ये कब तक बनी रहती है, जब तक कोई बाह्य बल इन पर आरोपित न किया जाए। और वस्तुओं के इस गुण को क्या कहा जाता है, जड़त्व कहा जाता है। इसलिए इस नियम को अपने क्या कहते हैं, इस नियम को कहा जाता है जड़त्व का नियम। और वस्तु का जो द्रव्यमान होता है, वस्तु का जो द्रव्यमान होता है, ये द्रव्यमान क्या होता है,
द्रव्यमान जड़त्व की माप होता है। ठीक है, ये जो द्रव्यमान है ये क्या होता है, वस्तु के जड़त्व की माप होता है। वस्तु का जितना ज़्यादा द्रव्यमान होता है उसका जड़त्व भी क्या होता है, उतना अधिक ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये बातें थी जड़त्व के बारे में, जो अपने को किसने बताई थी, जो गैलीलियो नाम के वैज्ञानिक है, इसने अपने को ये सारी बातें बताई थी। ठीक है, यानी वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का क्या करती है, हमेशा विरोध करती है। इसी को अपने क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। और जड़त्व किस पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं, अपनी बात करते हैं न्यूटन के गति के नियमों की। और सबसे पहले अपने देख लेते हैं न्यूटन का गति का प्रथम नियम। न्यूटन का गति का प्रथम नियम, न्यूटन का गति का प्रथम नियम, न्यूटन का गति का प्रथम नियम। ठीक है, अपने बात कर लेते हैं न्यूटन की गति के प्रथम नियम की, कि न्यूटन जो है उसकी गति का प्रथम नियम क्या है। तो न्यूटन नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया था, न्यूटन नाम के वैज्ञानिक ने गति का नियम दिए। देखो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। सबसे पहले अपने पढ़ रहे हैं न्यूटन की गति का प्रथम नियम। जो न्यूटन है उसने गति का प्रथम नियम जो है वो क्या बताया था, यानी सबसे पहले अपने प्रथम नियम पढ़ रहे हैं। तो जो गति का प्रथम नियम है, इसके अंदर न्यूटन ने बताया था कि जो वस्तु विराम अवस्था में है, जो वस्तु विराम अवस्था में है या स्थिर अवस्था बोल सकते हो, विराम या स्थिर अवस्था में है, वो हमेशा क्या करती है, अपनी विराम या स्थिर अवस्था को बनाए रखती है। ठीक है, और कब तक बनाए रखती है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। और अगर कोई वस्तु एक समान वेग से गतिशील अवस्था में है तो वो वस्तु क्या करती है, अपनी गतिशील अवस्था को बनाए रखती है। और अपनी गतिशील अवस्था को कब तक बनाए रखती है, वो तब तक बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। ठीक है, जैसा हम लोगों ने जड़त्व के नियम में पढ़ा था, बिल्कुल वही बातें इसके अंदर आती है। इसलिए अपने इस नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, जड़त्व का नियम कहा जाता है। जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है उसका दूसरा नाम क्या है, जड़त्व का नियम है। ठीक है, जड़त्व का नियम, जड़त्व के नियम जो है उसके अंदर क्या क्या बातें आती है। एक तो आती है कि वस्तु जो है वो क्या करती है, अगर विराम अवस्था में, स्थिर अवस्था में है तो वो हमेशा कोशिश करती है विराम या स्थिर अवस्था में रहने की। कब तक रहती है, जब तक कोई बाह्य बल उस पर आरोपित ना किया जाए। दूसरा, अगर वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वस्तु हमेशा कोशिश करती है कि कौन सी अवस्था में रहे, अपनी एक समान वेग की गतिशील अवस्था में रहे। कब तक रहती है वो, जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। इसीलिए अपने इसे क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा अपने इसके अंदर देखें तो फर्स्ट ये जो नियम है इसे अपने 2 पार्ट में बांट करके पढ़ लेते हैं। जो 2 पार्ट है वो देखिए अपने इसके अंदर क्या बनाते हैं। जैसे इसकी बात करें अपने, ये जो नियम है इसे 2 भागों के रूप में अपने देखते हैं। जैसे 2 भाग कौन से, एक तो यहाँ से कि जो वस्तु विराम अवस्था में है, इसका पहला भाग अगर देखें अपने, जो वस्तु विराम अवस्था में है वो हमेशा क्या करती है, वो विराम अवस्था में ही बने रहने की कोशिश करती है। जो वस्तु विराम अवस्था में हमेशा कोशिश करती है, कौन सी अवस्था में बने रहने की, विराम अवस्था में बने रहने की। और ये अपने क्या कहलाता है, जड़त्व, यानी जड़त्व का नियम। दूसरा भाग जो है, इस नियम का जो दूसरा भाग है वो क्या बताता है, वो बताता है कि ये विराम अवस्था, ये जो विराम अवस्था है, विराम अवस्था ये कब तक बनी रहती है, ये तब तक बनी रहती है जब तक कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए, जब तक कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। यानी न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा निकल करके आती है, न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा निकल करके आती है। तो बल की अगर बात की जाए कि बल क्या होता है, तो बल वह बाह्य कारक होता है जो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है। अवस्था किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे विराम अवस्था है तो विराम अवस्था में परिवर्तन करेगा, ठीक है, क्योंकि जड़त्व के कारण विराम अवस्था बनी रहने की कोशिश करेगी। और बल जो है, जो बाह्य कारक है, वो क्या करेगा, वस्तु की विराम अवस्था में परिवर्तन करेगा। इसी
उसी प्रकार गतिशीलता की अगर बात करें तो जो वस्तु एक समान वेग से गतिशील अवस्था में, वो हमेशा गतिशील अवस्था में बनी रहेगी जब तक कोई बाह्य कारक उसको परिवर्तित ना कर दे। और वो बाह्य कारक यहाँ कौन होता है? वो बल होता है। तो आप लोग बोल सकते हो बल वह बाह्य कारक होता है जो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है। और वो अवस्था किस प्रकार की हो सकती है? किसी भी प्रकार की हो सकती है। वो स्थिर अवस्था हो सकती है, स्थिर या विराम अवस्था हो सकती है, और वो गतिशील अवस्था भी हो सकती है। कल का जो वीडियो है उसके अंदर अपने जड़त्व जो है, इस जड़त्व की बात करेंगे। 3 प्रकार के जड़त्व अपने इसमें पढ़ेंगे, गति का, स्थिर का और दिशा का। ठीक है, वो अपने कल पढ़ेंगे।